जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम हेनरी का नियम, सीमाएं तथा अनुप्रयोग कंप्लीट आज के वीडियो में कर लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इसके बाद आपको हेनरी नियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और इसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हेनरी का नियम। टॉपिक क्या है हमारा? हेनरी का नियम। ठीक है, टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। ये गैस की जो द्रव्य विलेयता है उस पर आधारित है। जैसे अगर यहाँ पर हमने कोई क्या लिया, बर्तन लिया। ठीक है, बर्तन लिया और उसमें यहाँ तक द्रव भर दिया। ये है हमारा द्रव। ठीक है, इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है। ठीक है, द्रव है और इसके ऊपर इतनी जगह में ये गैस भरी हुई है। ठीक है, ये गैस भरी हुई है। ठीक है, और इस पर एक लगी हुई है पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन क्या करेगी, इस गैस के ऊपर दबाव लगाएगी, जिससे ये गैस है, ये क्या है, गैस है। गैस आप चाहे कोई भी गैस मान सकते हैं, जैसे CO2 हो गया या ऑक्सीजन हो गया, चाहे कोई भी जो गैस है इसमें जो घोल रहे हैं, तो गैस के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, एक दाब लगा रहे हैं। अगर ये दाब यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ये दाब लग रहा है तो ये गैस है, इसमें घुल रही है, इस द्रव में। ये क्या है, ये है द्रव। ठीक है, द्रव में क्या घुल रही है, गैस। तो गैस की जो द्रव में विलेयता है उस पर यह नियम आधारित है। तो चलिए समझाते हैं आपको। जैसे स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी गैस से मतलब यहाँ पे चाहे कोई भी गैस ले लेंगे, वो उस द्रव में घोलेंगे। किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता। विलेयता से मतलब क्या है, जो गैस है इसमें हम विलेय या घोल रहे हैं, तो विलेयता या घुलनशीलता। जैसे इसमें हम घोल दिया है तो घुलनशीलता या विलेयता। ठीक है, एक ही बात होती है। किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता। ठीक है, या घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती, यानी जो गैस की घुलनशीलता है उसका जो दाब होगा उसके समानुपाती होती, गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। जो गैस है उसका भी कोई दाब P होगा, और गैस की जो घुलनशीलता है इस द्रव में, उसकी मात्रा हम M लेते हैं, और दाब है वो P है। जो घुलनशीलता है दाब के समानुपाती होती है। तो इसके अनुसार जैसे M प्रोपोर्शनल P। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या है, ये समानुपाती का चिन्ह है, जिसको हम कहते हैं समानुपाती। इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं, हिंदी में समानुपाती। तो M समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक एक आता है, नियतांक हम लेते हैं K P हो जाएगा। ठीक है, ये नियतांक K हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। जैसे जहाँ इनका मतलब क्या है, जैसे M हो गया या P हो गया या ये नियतांक K हो गया, इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो M है इसमें घुली गैस की मात्रा। जैसे जो M है, जो गैस की मात्रा इसमें घुली है, उसको हमने M माना है। तो M क्या है, घुली गैस की मात्रा। P क्या है, जो गैस है उसका दाब है,
तो P क्या है? गैस का दाब। गैस का दाब, जो P है वो गैस का दाब है, और यहाँ पर K है समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं, चाहे आप लिखें नियतांक, एक ही बात होती है, समानुपाती स्थिरांक। ये नियम है। इसके बाद जो डाल्टन थे वैज्ञानिक, उन्होंने जो गैस का आंशिक दाब है उस पर इसमें कुछ अपना ऐड ऑन किया है, वो इसमें समझाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है? साथ साथ लिखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आपको पहले ये दोबारा समझा देते हैं। जैसे ही कि ये पात्र या बर्तन था, उसमें ये द्रव भरा हुआ है। द्रव का एक ये तल है, तल के ऊपर ये गैस भरी हुई है, और गैस के ऊपर एक पिस्टन लगी हुई है, ठीक है? ये क्या है? ये एक पिस्टन है, जो क्या कर रही है? जो गैस पर दबाव लगा रही है, दबाव डाल रही है, तो गैस है वो द्रव में घुल रही है। तो इसी के अनुसार हम बनाते हैं डेफिनेशन। स्थिरता पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता या घुलनशीलता है, जो गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्योंकि जो गैस है इसके अंदर घुलेगी, तो गैस के ऊपर जो दबाव लगेगा वो भी कुछ न कुछ उस दबाव का विरोध करेगी, तो गैस का वो दाब हो जाएगा, उसके समानुपाती होगी ये गैस की घुलनशीलता। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे देखिए, स्थिर तापमान किसी गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये तो बताया था हेनरी ने। चलिए इसके बाद जो इसमें ऐड ऑन किया है, कुछ अपना जोड़ा है डाल्टन साहब ने, तो उनको देख लेते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट करिए। चलिए डाल्टन के अनुसार देख लेते हैं, डाल्टन ने इसमें क्या बताया था वो देख लेते हैं। जैसे डाल्टन ने कहा था, जो ये द्रव है, ठीक है, ये द्रव है और द्रव का ये तल है, ठीक है, इसमें जो अलग अलग गैसें हैं, जैसे गैस ए है या कोई बी है, सी है या डी है, ये अलग अलग गैस प्रकार की जो गैसें हैं, ये गैसें इसके तल पर या इसकी दीवार पर कुछ न कुछ दाब लगाएंगी, ठीक है, दाब लगाएंगी। तो इन गैसों का जो आंशिक दाब है, अलग अलग गैसों का, वो इसके कुल दाब के बराबर होगा। जैसे ये गैसों का जो कुल दाब होगा, जैसे ये इस बिलियन का हम दाब मान रहे हैं, ये पीटी हो गया, ये कुल दाब हो गया। इन गैसों का अलग अलग दाब, जैसे पी ए, पी बी, पी सी प्लस पी डी, इन गैसों का ये आंशिक दाब है। अब इन्हीं के अनुसार एक डेफिनेशन बनाई, तो वो डेफिनेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार मतलब उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार देखते हैं। जैसे जो द्रव है, इसमें जो गैसें घुली हैं, उनका जो आंशिक दाब है, कुल आंशिक दाब उन गैसों के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो लिखते हैं, जैसे किसी द्रव में, चलिए यहाँ तो लिखते हैं, किसी द्रव में, किसी द्रव में, जैसे ये द्रव है, इस द्रव के अंदर हम गैसें घोल रहे हैं, तो स्थिर किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब, किसी द्रव में घुली, किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब से मतलब टोटल दाब नहीं ले रहे हैं, इसमें हम चाहे ए गैस का लें चाहे बी गैस का लें, उसका आंशिक दाब, इस किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब उस गैस के, यानी हमने ए लिया है तो ए गैस के ही, उस गैस के मोल प्रभाज, उस गैस के मोल प्रभाज के, उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती
होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। जैसे गैस का जो आंशिक दाब है वो है P। ठीक है, और मोल प्रभाज क्या है, हमने आपको बताया था। जैसे मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमने यहाँ पे ए लगा दिया तो ये विलायक का मोल प्रभाज हो गया, हम आपको समझा चुके हैं। ऐसे ही अगर एक्स है और बी लगा दिया तो ये विलेय का मोल प्रभाज होता है। और ऐसे ये एक्स है, मोल प्रभाज है, एक्स मोल प्रभाज है। और अगर उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पर उस गैस के लिखना है, उस गैस के। ठीक है, एक्स यहाँ पे लगा दिया गैस, तो उस गैस आंशिक दाब, जैसे किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए, हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक लेंगे। नियतांक हम यहाँ पर के एच और ये एक्स गैस हो जाएगा। ठीक, तो के एच का मान निकालेंगे तो के एच बराबर पी अपॉन एक्स गैस। ठीक, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, पी अपॉन एक्स गैसेस। जैसे यहाँ पर के एच क्या है, के एच है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। ठीक, और पी क्या है, पी है गैस का दाब, पी है गैस का दाब। एक्स गैसेस क्या है, ये है गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। ठीक, ये है गैस का मोल प्रभाज। तो जो के एच का मान है अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं के एच यानी हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग गैसों, अलग अलग गैसों के लिए, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, जो के एच का मान है ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे गैस अलग होगी तो गैस अलग के लिए होगा। जैसे यहाँ पर CO2 है उसके लिए अलग होगा, जैसे कार्बन है उसके लिए अलग होगा। तो मतलब जो अलग अलग गैस लेंगे उनके लिए अलग अलग होता है। जैसे इस पर एक प्रवणता या ढाल खींचने का ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। जैसे ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर होता है पी यानी जो दाब, और एक्स एक्सिस पर चलता है आपका जो गैस का मोल प्रभाज होता है। इनके बीच में इसकी प्रवणता निकलती है, ढाल निकलती है, जिसे प्रवणता या ढाल बोलते हैं आप। प्रवणता, प्रवणता या ढाल वो होती है के एच। के एच क्या है, यहाँ पे tan थीटा रख सकते हैं तो लंब बट्टे आधार। यहाँ पे देखिए लंब बट्टे आधार, तो जैसे एक समकोण त्रिभुज हमें यहाँ पर बनाए तो ये कर्ण क्या होता है, कर्ण प्रवणता या ढाल उसी को बोलते हैं। तो लंब बट्टे आधार ये tan थीटा होता है। तो ये मान हो गया, ये इसका है डाल्टन के अनुसार ये नियम हो गया। जैसे किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब, दो बार लिख दिया है, किसी गैस में घुली गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो P यहाँ पर क्या है, दाब, और ये X गैस क्या है, ये उसका मोल प्रभाज है, उसके समानुपाती है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई के एच यानी नियतांक लिया है। के एच क्या है यहाँ पर, ये हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक। चलिए इसके लिख लीजिए। अब इसके बाद इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग देख लेते हैं। चलिए अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं, मतलब जो हेनरी का नियम है किन किन परिस्थितियों में लागू होता है तो वो देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम निम्न परिस्थितियों में, यानी इसके कुछ परिस्थितियां या कंडीशन है। निम्न परिस्थितियों में, निम्न परिस्थितियों
में लागू होता है। ठीक है, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन जब इसके अनुकूल होंगी हेनरी नियम के तभी ये लागू होगा। तो उसमें पहला क्या है, पहला है जो दाब है वो अधिक नहीं होना चाहिए। दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दाब है वो अधिक नहीं होना चाहिए। जो इसमें दाब हम आरोपित इसके ऊपर कर रहे हैं पिस्टन की सहायता से, वो दाब अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो ताप है, यानी यहाँ पर जो ताप होगा, ताप अधिक कम नहीं होना चाहिए। ताप जो है वो अधिक कम ना हो। और जैसे ये द्रव है, ठीक है, द्रव में जो हम गैसें घोल रहे हैं, ए है, बी है, या सी है, या डी है, जो गैस है ये आपस में क्रिया ना करती हों, जो गैसें हैं वो आपस में क्रियाशील ना हो। जैसे लिखेंगे, जो गैसें हैं इसमें कम विलेय हों, या जो गैस है आपस में क्रियाशील ना हो। गैस द्रव में कम विलेय हों, कम विलेय हों। ठीक है, गैसें हैं जो द्रव में है वो कम विलेय हों, यानी कम क्रियाशील होंगी, तो जो द्रव है उससे क्रिया नहीं करेंगी या घुलेंगी नहीं। ठीक है, एक कंडीशन और है, जैसे अगर ये गैस है, जैसे हम मान लें ये CO2 गैस है, जैसे हम इसे जल में घोलें या H2O, तो ये एक पदार्थ बना लेती है, जैसे H3 H3CO3 H2CO3 HCO3, ठीक, HCO3 बाइकार्बोनेट ये आयन बना लेती है। तो इस गैस की इसकी अणुकता या इसकी जो अणुओं में परिवर्तन हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, गैस के अणुओं में, गैस के अणुओं में कोई परिवर्तन, गैस के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैस के अणुओं के बीच या गैस के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक NH3 जो गैस होती है, अमोनिया गैस, NH3 जो गैस होती है, और HCl एक जो होता है, ये जो बेंजीन होती है C6H6, इसमें कम विलेय है, कम विलेय है या कम क्रियाशील है, तो इस पर ये हेनरी का नियम लागू हो जाता है। और यही जो दोनों गैसें हैं, अगर हम जल में घोलें तो जल में ये अधिक विलेय है, तो ये यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट में लिखेंगे ये, जैसे नोट NH3, HCl गैसें, HCl गैसें C6H6 में, यानी बेंजीन, कम विलेय हैं, कम विलेय हैं, तो हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम लागू होता है। ठीक है, और अगर दूसरा, अगर यही दोनों गैस हैं, जैसे NH3 और HCl, अगर ये दोनों गैसें हम जल में घोलते हैं, गैसें जल यानी H2O में ये क्रिया कर लेती हैं, में एक क्रिया कर लेती है और एक आयनित हो जाती है, एक आयनित हो जाती है, में विलेय है, विलेय है। इसलिए 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 जो ये हेनरी का नियम है वो लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। ठीक,
हेनरी का नियम है वो लागू नहीं होता है। ये इसकी सीमाएं हो गई हैं। चलिए अब इनका हम अनुप्रयोग देख लेते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ ये प्रयोग होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं अनुप्रयोग। चलिए अब देख लेते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है या ये कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं जो हेनरी नियम है। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं पर्वतारोही होते हैं, वो अपने पीठ पर एक सिलेंडर बांधे होते हैं ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों पर जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे एनॉक्सिया कहा जाता है। जो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पहाड़ों के ऊपर जो वायु दाब है वो कम हो जाता है, जिससे हमारे रक्त में जो ऑक्सीजन है वो कम घुलती है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। और आपने देखा होता है जैसे जो कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं वो उच्च दाब पर बंद की जाती हैं। जैसे उसमें जो दाब है अधिक कर देते हैं, दाब अधिक कर देंगे तो उसमें गैस की मात्रा है वो अधिक घुल जाती है। आपने देखा हो जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें होती हैं उनका जो ढक्कन थोड़ा फूल जाता है, क्योंकि उनमें जो दाब है वो अधिक होती है। जब वो द्रव ठंडा होता है तो गैस ज़्यादा घुल जाती है, जब द्रव वो गर्म होता है या कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है तो वही गैस उसमें ढक्कन पर दबाव लगाती है, तो ढक्कन थोड़ा फूल जाता है। और जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र में जाते हैं, वो अपने जब पहले जाते थे तो उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले जाते थे, तो पानी का दबाव तो ज़्यादा होता है, तो पानी का दबाव ज़्यादा होता है, इस कारण हमारे रक्त या ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा घुल जाती है। तो पानी के अंदर रहते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो पानी का दबाव कम हो जाता है, लेकिन रक्त में जो ऑक्सीजन है या ब्लड में जो घुली होती है वो ज़्यादा घुल जाती है, लेकिन बाहर दबाव कम हो जाता है। तो वही जो दर्द है वो गांठों के रूप में हमारे जो जैसे ये नसें हैं, नसों में गांठें पड़ जाती हैं, जिसे इंग्लिश में बेंट्स कहते हैं, और वो भयानक दर्द करती हैं। इस दर्द से बचने के लिए वो सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो हीलियम भी गैस ले जाने लगे, जिससे अगर दबाव ज़्यादा भी होगा तो ऑक्सीजन है वो हमारे रक्त में कम घुलती है। यही 3 पॉइंट है, जो तीनों पॉइंट आपको मैं लिखवाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जैसे अनुप्रयोग में पहला पॉइंट पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोही पहाड़ों पर, पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही जो होते हैं पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन या वायुमंडलीय ऑक्सीजन या वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण जो ऑक्सीजन रक्त में कम घुलती है या कम घुलनशील हो जाती है, कम घुलनशील हो जाती है, जिससे आरोहकों से मतलब जो पर्वतारोही हैं उनसे, जिससे आरोहकों के शरीर में कमजोरी महसूस होती है। इस रोग को एनॉक्सिया इंग्लिश में लिख देते हैं, एनॉक्सिया कहा जाता है। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो सांस हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में पाए जाते हैं गुच्छे के आकार के एल्वियली,
वो हमारे जो हम जैसे वायु अंदर लेते हैं उससे वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है या जो कुछ भी गैस मात्रा में हम नाइट्रोजन है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंचती है फिल्टर करके, तो वो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो शरीर में कम होने लगती है, जिससे हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। इस कमजोरी को एनोक्सिया कहा जाता है। ऐसे इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा सोडा वाटर, यानी जो कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाटर की बोतलों को, सोडा वाटर यानी जो पेय पदार्थ होते हैं, सोडा वाटर की बोतलों को, सोडा वाटर की बोतलों को उच्च दाब या अधिक दाब, दाब उच्च दाब पर बंद किया जाता है, बंद किया जाता है। ठीक है, क्यों उच्च दाब किस लिए रखते हैं? जिससे गैस की मात्रा अधिक से अधिक उस कोल्ड ड्रिंक में घुल जाए। अगर कोल्ड ड्रिंक में जो गैस की मात्रा अधिक होगी तो ठंडी होने पर उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। ठीक है, ये तो आपने महसूस भी किया होगा। तीसरा, गोताखोर या गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में गोताखोर, गहरे समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडरों में, ऑक्सीजन, पहले के टाइम की बात है, ऑक्सीजन सिलेंडरों में N2 यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले जाते थे और पानी के दबाव, और पानी के दबाव के कारण, शरीर में अधिक घुल जाती थी, अधिक घुल जाती थी से मतलब लिख लीजिए है ही, अधिक घुल जाती है, जिससे जब तक पानी में रहेगा तब तक उसे बहुत अच्छा महसूस होगा, जिससे पानी के अंदर तो अच्छा महसूस होगा, पानी के अंदर अच्छा महसूस होता है। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, समझा तो दिया ही है। अच्छा महसूस होता है, लेकिन जल से बाहर आने पर या पानी से बाहर आने पर, जल से बाहर आने पर रक्त में गैसों की बुलबुले बन जाते हैं, जो गांठें बन जाती हैं। रक्त में गैसों के बुलबुले बन जाते हैं, जिन्हें गांठें या इंग्लिश में बैंड्स कहते हैं, जो भयानक दर्द करते हैं। क्या करते हैं? जो भयानक शरीर में दर्द करते हैं, जो भयानक दर्द करते हैं। इससे बचने के लिए, अब नई टेक्नोलॉजी के अनुसार, इससे बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों में देखिए अब क्या ले जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस ले जाते हैं, जिससे कम घुलती है, भरी जाती है। जिससे जो हीलियम है वो दबाव कम डालती है तो कम घुल पाती है। ठीक है, ये अनुप्रयोग हो गए। आपको अनुप्रयोग दोबारा से समझा देते हैं। जैसे ये क्या है, पर्वतारोही है। जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। दाब कम होगा
तो हमारे शरीर में थकान बहुत जल्दी आएगी या कमजोरी महसूस होने लगती है, जिसे क्या एनोक्सिया कहा जाता है। ठीक, और दूसरा क्या है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक हो गई वो जब भरी जाती हैं तो वो उच्च दाब पर भरी जाती हैं। दाब अधिक होगा, ताप कम होगा। ठीक है, तो ताप कम होगा तो गैस उसमें ज़्यादा घुल जाएंगी। और तीसरा पॉइंट है आपका, जो गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ले जाते थे, तो नीचे दबाव पानी का ज़्यादा है तो उसमें गैस ज़्यादा घुल जाती थी, लेकिन वो शरीर में दर्द बहुत महसूस कर होता था, बहुत भयानक दर्द, असहनीय दर्द, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है जिससे शरीर में गांठें पड़ जाती थी। उससे बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी जाने लगी, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम रहे या जितनी ज़रूरत है वो पर्याप्त रहे, तो बाहर आएंगे तो भी उन्हें ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक है, ये अनुप्रयोग थे। आपने इस वीडियो में हेनरी का नियम, सीमाएं तथा अनुप्रयोग तीनों समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।